स्वागत है आज आपका नए इस हिंदी के क्लास में। पिछले क्लासेस में मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय पर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। इसी सिलसिले में आज भी हम लोग जो क्लास करेंगे वह उसी से संबंधित है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण युग, एक महत्वपूर्ण समय के काव्य प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। अर्थात आज हम लोग छायावाद युग की काव्यगत विशेषताओं यानी छायावाद युग की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आज हमें इस क्लास को शुरू करने से पहले यह जानना होगा कि छायावाद युग है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक काल में जितने भी महत्वपूर्ण युग हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तो उन सभी को हम लोग सिलसिलेवार से पढ़ रहे हैं। तो भारतेंदु युग हम लोगों ने देखा, द्विवेदी युग हम लोगों ने देखा। आज हम लोग छायावाद युग के बारे में पढ़ेंगे और यह आधुनिक काल का तीसरा महत्वपूर्ण समय है, तीसरा महत्वपूर्ण युग है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले अगर हम उसका समय जान लें, किस समय की बात है, अगर हम इसको जान लें तो हमें हमारा उत्तर देना काफ़ी सरल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा। 1903 के बाद से द्विवेदी युग 1903 से चल रहा है और उसके बाद कुछ विद्वान 1918 से छायावाद युग का प्रारंभ मानते हैं। इसको हम 1936 के समय का मान सकते हैं या 1918 के बाद का समय मान सकते हैं। तो अगर हम ये पकड़ें तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि यह समय कौन सा था। तो यह समय था जब देश आज़ाद नहीं था। ठीक, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं रची गईं। छायावाद युग में थोड़ा इससे परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो समय यह वही है जो अभी हमने आपको बताया, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बाद का समय। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसकी विशेषता की तरफ। अगर हम छायावाद युग की विशेषता पर चर्चा करेंगे तो सबसे प्रथम बिंदु जो आएगा वह है सौंदर्य भावना। इस काल में जो भी कवि हुए उन्होंने सौंदर्य भावना पर विशेष ध्यान दिया, अपनी रचनाओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान रखा और इस भावना को, इस बिंदु को किस तरह से उन्होंने इलेबोरेट किया, किस तरह से उन्होंने विस्तार किया, तो ये जानने के लिए हम लोग को मानना पड़ेगा कि ये कर्म भावना, कर्म सौंदर्य, फिर कला सौंदर्य, भाव सौंदर्य की भावनाओं को उन्होंने अपनी रचना में रखा और ये पहला विशेषता बिंदु है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यानी प्रथम बिंदु हुआ सौंदर्य भावना। दूसरा भाग जो है वह है मानवतावादी दृष्टिकोण। इस काल के समस्त कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को मानवतावादी दृष्टिकोण देने का प्रयास किया। उन्होंने मानव को मानव समझने का, मानव को मानव समझा और उन्होंने इस पर अपनी रचनाओं को बल प्रदान किया। तो इस काल के कवियों ने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनी रचनाओं में अपनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एक सीमित शब्दों में अपने प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आपको इसी तरह से लिखने होंगे। तीसरा बिंदु जो है वह है प्रेम भावना। इस काल के कवियों की रचनाओं में हमें प्रेम भावना का भी पुट मिलता है। उन्होंने प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम आदि विषयों पर ध्यान रखकर अपनी रचनाओं को रचा है। तो जब हम इन बिंदुओं को इन कवियों, इन रचनाकारों के रचनाओं में जब प्राप्त करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि यह प्रेम भावना है ना, यह बिंदु इस पर आधारित है। अगले बिंदु की तरफ चलें
नवीन मूल्यों की अभिव्यक्ति। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नए नए विषय वस्तु, नए मूल्यों को भी स्थान दिया, अर्थात नए विषय वस्तु को लाकर अपने कविता में रखा। इसके पहले द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में हम लोग राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत सभी तरह की रचनाएं, फिर उसके बाद और भी तरह की रचनाएं हम लोग प्राप्त किए। तो यहाँ पर थोड़ा सा यह बदलता है और यहाँ पर नवीन मूल्यों की अभिव्यक्तियां भी कवि और लेखक करते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा आप अपने टेक्स्ट बुक को भी ध्यान रखें, किताब को भी पढ़ें, वहाँ से आपको कुछ शब्द स्टॉक और मिलेंगे जिससे आप अपने प्रश्न के उत्तर को और बेहतरीन बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपके अंदर एक उत्साह भर सकूँ, आपको बड़े ही सरल शब्दों में इन चीज़ों को बता सकूं कि आप कैसे अपने उत्तर को कम से कम शब्दों में और एक सीमित शब्दों के अंदर अपने उत्तर को दे पाए। अगला बिंदु है रहस्य भावना। इस काल के कवियों ने ऐसी रचनाएं रची जिसमें रहस्यात्मक बोध भी होता है, रहस्य भावना का उद्घाटन होता है। उन्होंने रहस्य भावना को स्थान दिया। कवि जब अपनी कविता में कुछ कहता है तो वह रहस्यात्मक कुछ क्रिएट करता है जिससे एक रहस्य का बोध होता है, और उसमें हम कभी कभी माने जो पाठक है वह भ्रम में आ जाता है और ऐसी स्थिति भी मौजूद होती है। अगला बिंदु जो है वो है बुद्धिवाद की प्रधानता या विज्ञान का प्रभाव। इस काल के कवियों ने इस बात पर बल दिया कि आप किसी भी बात को तर्क के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से उसे पहले खरा समझें, खरा पाएं, तब जाकर उस बात को माने और तब जाकर उस बात को अपनाएं। तो यहाँ पर इसीलिए यह बिंदु आया है बुद्धिवाद की प्रधानता। अगला बिंदु जो है वह है स्वच्छंदतावाद। इस काल के कवियों ने स्वतंत्र रचनाएं रची। उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वच्छंदवाद का ध्यान रखा। उन्होंने सब कुछ स्वतंत्रता के साथ अपनाना चाहा। इसीलिए कभी कभी जो बहुत सारे हमारे विद्वान हैं उन्होंने इस काल के कवियों को रोमांटिक पोएट भी कहा है। तो यह बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो बिंदु है वह है नारी सम्मान की भावना। इस काल के कवियों ने नारी का यथाउचित सम्मान किया, जो कि पिछले 2 युगों से चला आ रहा था। भारतेंदु युग में भी यही हुआ था। द्विवेदी युग में तो बिल्कुल नारी को देवी का रूप दिया गया और सारी अश्लीलताओं को समाप्त किया गया। तो इस काल के कवियों ने भी इसको आगे नारी के सम्मान को बरकरार रखा। नारी को बताया कि नारी सम्मान के योग्य है, सम्मान की पात्रा है, अतः हम सबको उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग छायावाद युग की विशेषता को लिख सकते हैं। मैं सभी बिंदुओं को आप तक पहुंचाया। आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर, थोड़ा टेक्स्ट बुक का ध्यान रखकर, आप जब इस प्रश्न का उत्तर हासिल करना चाहेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का उत्तर पा जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप अच्छी तरह से समझे होंगे। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस क्लास में और भी कुछ अगर चाहिए, और भी किसी प्रश्न के उत्तर अगर आप पाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आप तक पहुंच सकूं और मैं इसे अपना सौभाग्य भी समझूं। धन्यवाद।